पिछले साल दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। 2010 के बाद से 1 अरब नए लोग धरती पर आ चुके हैं। अब हम तेजी से 9 अरब की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम प्रजनन के संकट से भी जूझ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आइए शुरू से बात करते हैं। जनसंख्या विज्ञान में 3 चीजें होती हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवासन। मुझे लगता है मृत्यु कहानी का सबसे कम दिलचस्प हिस्सा है। मतलब अब तो भारत में भी औसत आयु 70 के आसपास हो चुकी है। हम ऐसे वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जबकि ज्यादातर लोग जवानी में नहीं मरेंगे। मोरलैंड का तर्क है कि जन्म, मृत्यु और प्रवासन का संतुलन ही इस बात को समझने की कुंजी है कि कुछ देश कैसे महाशक्ति बन जाते हैं जबकि कुछ विफल हो जाते हैं। इन्हीं शक्तियों ने हमारे अतीत और वर्तमान को तय किया और यही हमारे भविष्य को तय करेंगी। मोरलैंड कहते हैं कि जनसंख्या के लिहाज से 3 युग हुए हैं। पुराने समय में लोग खरगोशों की तरह पैदा होते और मक्खियों की तरह मरते थे। जन्म दर बहुत ऊंची थी। औसतन एक महिला के 6, 7 या 8 बच्चे होते थे। उनमें से 1/3 1 साल के होने से पहले ही मर जाते थे। 2/3 30 साल के होने से पहले ही चल बसते थे। आबादी का कुछ ही हिस्सा लंबा जीता था। इसलिए आबादी तो ज्यादातर संतुलित रही, लेकिन मानवता को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आइए देखते हैं 1800 के बाद कैसे दुनिया में स्वास्थ्य और समृद्धि की स्थिति बदलती चली गई। बाईं तरफ जीवन प्रत्याशा है, नीचे आय का स्तर है। हर बिंदु एक देश को दिखाता है। इसका आकार आबादी को दिखाता है और रंग महाद्वीप को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कोई गरीब और बीमार है। जीवन प्रत्याशा 40 से कम है। ब्रिटेन और नीदरलैंड्स कुछ बेहतर स्थिति में हैं। औद्योगिक क्रांति होने के साथ ही पश्चिमी जगत कहीं ज्यादा धनी और सेहतमंद हो गया, जबकि अफ्रीका और एशिया में गुलामी में जी रहे देश गरीब रहे। अब औद्योगिक देश आधुनिक जनसंख्या युग में प्रवेश कर गए हैं, जहां जन्म और मृत्यु दर बराबर है। यहाँ हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध का नाटकीय असर देख सकते हैं। अब हम युद्ध के बाद के युग में हैं। देशों के बीच असमानता इतनी ज्यादा कभी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका और एशिया में गुलाम देश आजाद होने लगे, तो पहले वे स्वस्थ हुए और फिर धनी। और इस वक्त हम यहाँ हैं। बड़े एशियाई देश 1960 के दशक से ही जनसंख्या के आधुनिक युग से गुजर रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया जैसे देश उसके अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ अफ्रीका में रुझान इस युग के शुरुआती चरण जैसा है, यानी अधिक जन्म दर और लगातार घटती बाल मृत्यु दर। यही वजह है कि सब सहारा अफ्रीका अब दुनिया में जनसंख्या वृद्धि का अगुवा है। कभी ये भूमिका एशियाई देशों की थी। आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में आए इस बदलाव के भू राजनीतिक असर भी नजर आ रहे हैं। दुनिया की आर्थिक धुरी एशिया की ओर बढ़ रही है, लेकिन उनकी जन्म दर भी धीरे धीरे गिर रही है। बीते दशकों में चीन आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या के मामले में भी काफी आगे रहा, लेकिन 60 साल में पहली बार उसने पिछले साल आबादी में कमी होते देखी। आबादी में भारत लगातार बढ़ रहा है और उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ दशकों में उसकी आबादी भी कम होने लगेगी। बीती सदी के शुरुआती बरसों में अफ्रीका की आबादी दुनिया की 7% थी। इस सदी के आखिर तक ये 37% हो जाएगी। इसलिए भविष्य अफ्रीका में है, लेकिन ये देखना बाकी है कि भू राजनीतिक मामलों में जैसे बड़े एशियाई देश अहम होते जा रहे हैं, वैसा अफ्रीका में भी होगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की लिडिया जिगोमो अफ्रीका के भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित हैं, जहां आधी से ज्यादा आबादी 15 साल से कम उम्र की है। वे हरेक के लिए बेहतर जीवन के मौके उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि याद रहे युवाओं के अंदर ही सबसे ज़्यादा इनोवेशन और आइडियाज़ हैं, और जिस तरह की डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं बन रही हैं, उनमें वही हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ऐसा होने के लिए शिक्षा और परिवार नियोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं का प्रजनन का अधिकार एक मानवाधिकार है और यह स्वस्थ परिवार नियोजन और महिलाओं को श्रम बल का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कुछ देशों ने नीतियों को उलट पलट दिया और नागरिकों को सरकारी परिवार नियोजन अपनाने को मजबूर किया।
मसलन चीन ने एक बच्चे की नीति अपनाई जिसके चलते लैंगिक असमानता पैदा हो गई। वहां महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा हो गए। पेरू में 1990 के दशक में 10 लाख से ज्यादा आदिवासी महिलाओं की जबरन नसबंदी कर दी गई। भारत में 1970 के दशक में 62 लाख से ज्यादा गरीब पुरुषों की जबरन नसबंदी हुई। इस दौरान 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसीलिए विशेषज्ञ अपनी मर्जी से परिवार नियोजन और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन लैंगिक अंतर को दूर करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। 2019 में हुए एक अध्ययन ने दिखाया कि डेनमार्क जैसे सबसे विकसित देशों में भी पहले बच्चे के बाद महिलाओं की आय में बड़ी कमी देखी गई, जबकि पुरुषों की आय में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब हम एक दिलचस्प चरण में जा रहे हैं। आपकी भौतिक स्थिति कैसी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर आधुनिक वातावरण में आपके मूल्य, धर्म, परंपराएं ज्यादा अहम हो जाएंगे। शहरी उदारवादी किस्म के लोगों की संख्या घट रही है और वे ऐसे समाजों में बदल रहे हैं जो उदारवादी नहीं बल्कि एक अलग तरह की जीवन शैली चाहते हैं। अमेरिका के आमिश समुदाय को लीजिए। इस शांतिप्रिय परंपरावादी समुदाय में 1900 की शुरुआत से ही हर महिला के करीब 6 बच्चे होते हैं। अगर अगले 200 साल तक वे ऐसा करते रहें तो उनकी आबादी अमेरिका की मौजूदा आबादी से ज्यादा हो जाएगी। या फिर इसराइल में अति रूढ़िवादियों को देखिए, जिनकी आबादी 2015 में 14% थी, वो 2065 में बढ़कर 40% हो सकती है। भले ही सब सहारा अफ्रीका और कुछ धार्मिक संगठनों की आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया की आबादी अधिकतम 10-11 अरब तक ही जाएगी और उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। तब विकास आधारित अर्थव्यवस्थाएं घटती आबादी से कैसे निपटेंगी, ये साफ नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जनसंख्या का अध्ययन हमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए जरूरी सूचनाएं देता रहेगा।